देखिए आज का टॉपिक है आपका बैगन की वैज्ञानिक खेती यानी कि साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल। बैगन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंजल, ठीक है। अब इसके जो साइंटिफिक खेती आती है तो सबसे पहले हम इसके साइंटिफिक यानी बॉटनिकल नेम जानते हैं। बैगन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, क्या फैमिली होती है। तो सबसे पहले उसका किसी भी फसल का जो अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक खेती पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए। साधारण नाम तो क्या होता है, ब्रिंजल होता है, ठीक है, पता है सबको। और जो उसका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, और इसका जो कुल होता है, कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब यस, और लास्ट में मूलभूत संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर बराबर 24। ये चीज आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। देखिए इसको सबसे पहले वानस्पतिक नाम सोलेनम एलोंजेना, फैमिली कुल सोलोनेसी क्या, और प्रसूत संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। बॉटनिकल नेम को बोलते हैं वानस्पतिक नाम, फैमिली को बोलते हैं कुल, और क्रोमोसोम नंबर को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र संख्या, ठीक है। इसके आगे देखें, बैगन एक महत्वपूर्ण सब्जी है। बैगन एक महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी खेती प्राचीन काल से होती आ रही है। इसकी खेती प्राचीन काल से होती आ रही है। इसकी किस्मों को वानस्पतिक प्रजातियों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है लंबे बैंगन वाली किस्में, जो सरपेंटिनम प्रजातियों, जो सरपेंटिनम इंग्लिश में लिखते हैं सरपेंटिनम स्पीशीज के आगे लिखिएगा। सरपेंटिनम स्पीशीज के सरपेंटिनम प्रजातियों ब्रैकेट में सरपेंटिनियम स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। पहला कौन सा होता है, लंबे बैंगन वाली, जो किसमें आती है, सरपेंटिनियम प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पौधे, सेकंड वर्ड लिखेंगे पौधे बौने और नाशपाती के आकार, पौधे बौने और नाशपाती के आकार वाले नीले रंग के फल। दूसरा होता है नीले रंग के फल नीले रंग के फल जो डिप्रेशन प्रजाति, डिप्रेशन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तीसरे लिखिए गोल एवं अंडाकार किस्मों वाली प्रजातियां
जो जो एस्कुलेंटम प्रजाति एस्कुलेंटम स्पीसीज एस्कुलेंटम स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे इतिहास और उत्पत्ति। इतिहास और उत्पत्ति लगभग 5वीं शताब्दी के काव्यों में बैगन की खेती का उल्लेख मिलता है। बैगन की खेती का उल्लेख मिलता है। बैगन की उत्पत्ति संभवतः भारत और चीन के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय मतलब क्या है? मतलब ना तो जहाँ गर्मी होती है ना ज़्यादा ना ठंडी होती है, ऐसी जगह पे होती है, उसको बोलते हैं। हाँ, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हुई मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हुई मानी जाती है। बैगन की खेती भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं फिलीपीन आदि देशों में भी की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे जलवायु। बैगन उष्णकटिबंधीय जलवायु की सब्जी है। इसे लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी अधिकतर किस्मों के लिए पाले यानी कि फ्रॉस्ट बर्फ गिरती है, पाले से मुक्त 3 से 4 मास का समय, 3 से 4 मास यानी महीना, 3 से 4 मास का समय आवश्यक होता है। इसकी अधिकतर किस्मों के लिए पाले से मुक्त 3 से 4 मास का समय आवश्यक होता है। बैगन के बीजों का अंकुरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा होता है। पौधों की अच्छी बढ़वाली
20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान पौधों की अच्छी बढ़वार हेतु 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम रहता है। नेक्स्ट देखिए भूमि, हेडिंग है भूमि। उचित जल निकासी वाली एवं उचित जल निकास वाली एवं पूर्वर रेतीली दोमट भूमि, रेतीली दोमट का अंडरलाइन कर लेंगे नीचे। उचित जल निकास वाली एवं पूर्वर रेतीली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5.5-6.6, जिसका पीएच मान 5.5-6.6 वो सर्वोत्तम मानी गई है। सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे ही इसे हटा देना। वैसे इसे उचित जल निकास वाली मटियार दोमट भूमि में भी उगाया जा सकता है। बैंगन की कुछ किस्मों को उच्च पीएच मान वाली, पीएच समझते हैं पीएच क्या होता है, स्केल होता है, नापते हैं जिससे। कुछ किस्मों को उच्च पीएच मान वाली मृदाओं में भी उगाया जा सकता है। बशर्ते उनमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या हरी खाद दी गई हो। नेक्स्ट हेडिंग आएगी उन्नत किस्में, उन्नत डैश संकर किस्में, यानी कि हाइब्रिड वैरायटीज रहेगी। ठीक है, पहली आएगी आपकी ABH1 ऐसी आएगी आपकी ABH2। नेक्स्ट आएगी अपनी अन्नामलाई, नेक्स्ट आएगी अर्का केशव, अर्का निधि। ये सब क्या है किसमें के नाम है। नेक्स्ट देखेंगे अर्काशीन, सल्लम वाले शाम में बड़ी की बात करता है। अर्काशीन, अर्काशीरेश, अर्काशीरेश। नेक्स्ट आजाद क्रांति, नेक्स्ट जामुनी गोल,
जमुनागढ़ लंबा, पंत ऋतुराज, पंत ऋतुराज, पंत सम्राट, पंजाब बहार, पूसा भैरव, पूसा बिंदु, पूसा भैरव, पूसा बिंदु, यस पूसा बिंदु, पूसा शंकर 5, पूसा शंकर 6, पूसा शंकर 9, एक साथ लिखना पूसा शंकर 5, 6, 9, मतलब अलग अलग वैरायटी है ये, ठीक है। पूसा शंकर 5, पूसा शंकर 6, पूसा शंकर 9, पूसा करके 9, पूसा उपकार, व्हाइट क्लस्टर, व्हाइट क्लस्टर, व्हाइट क्लस्टर आदि। नेक्स्ट देखेंगे भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी, प्रथम जुताई, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके उपरांत 2 से 3 जुताइयां कल्टीवेटर या हैरो से करें। इसके उपरांत 2 से 3 जुताइयां कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के उपरांत, प्रत्येक जुताई के उपरांत, प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं। पाटा जानते हैं तो बताएगा क्या होता है पाटा? तो लकड़ी का बड़ा पता है पाटा क्या होता है? जब देखिए ये जो हमारा जैसे खेत होता है, जैसे खेत में जुताई कर लेते हैं, जुताई तो जानते हैं सब, उसके बाद में लकड़ी का पीछे ट्रैक्टर के बैल के पीछे बांध दिया जाता है, लकड़ी का जैसे बंधा हुआ रहता है, जिससे जैसे ये बैल है, बैल के पीछे बंधा तो क्या जमीन पे एक साथ समतल करते हुए चलता है, देखा है, उसको पाटा लगाना बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं। रोपाई करने से पूर्व, रोपाई करने से पूर्व खेत को सिंचाई की सुविधा अनुसार, रोपाई करने से पूर्व खेत को सिंचाई की सुविधा अनुसार क्यारियों में, क्यारियों में विभाजित कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा खेत होता है उसको क्यारियों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं छोटे छोटे क्यारियों में। नेक्स्ट तो हेडिंग आएगी आपकी पौध तैयार करना, पौध तैयार करना। आमतौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र की, आमतौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र की 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र, 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में, 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीज बोना पड़ता है। पौधशाला के लिए, पौधशाला के लिए हल्की दोमट व रेतीली दोमट भूमि, पौधशाला के लिए हल्की दोमट व रेतीली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है। पौधशाला में बीज बोने
कैप्टन की गोल से कैप्टन की गोल से कैप्टन क्या होता है? कैप्टन केमिकल रहते हैं कैप्टन कैप्टन नहीं कैप्टन बोलते हैं कैप्टन केमिकल रहता है कैप्टन के गोल से रसायन प्रयोग किया जाता है कैप्टन की गोल से उसे पूरी तरह भिगो देना चाहिए उसे पूरी तरह भिगो देना चाहिए ताकि पौध को आद्र विगलन एक रोग होता है आद्र विगलन डैम्पिंग ऑफ आद्र विगलन डैम्पिंग ऑफ नामक रोग से बचाया जा सके बीज बोने से पूर्व बीज बोने से पूर्व 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से थायरम ये क्या है बीज को उपचार करने के लिए मतलब थायरम बोलते हैं थायरम या सरेसान सरेसन बोलते हैं उसको सरेसान से शोधित कर लेना चाहिए क्या करना चाहिए उसको सीड को ट्रीटमेंट देना चाहिए शोधित कर लेना चाहिए पौधशाला से खरपतवार भी निकालते रहें पौधशाला से खरपतवार भी निकालते रहें और कीट रोग आदि से बचाव हेतु दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें कीट रोग आदि से बचाव हेतु दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे खाद एवं उर्वरक खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद यह कंपोस्ट में मिला देनी चाहिए या कंपोस्ट खेत में मिला देनी चाहिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में मिला देनी चाहिए इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय
मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय 8-10 सेंटीमीटर गहरी, 8 और 10 के बीच में डैश मिलेगा, 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी कुंडों में डालनी चाहिए। कुंडों में डालनी चाहिए जो कि पौधों की पंक्तियों से लगभग 5-6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे। 5-6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 45 दिन बाद उपरिवेशन मतलब टॉप ड्रेसिंग, ऊपर से देखते छिड़कते हैं, उपरिवेशन। उपरिवेशन है सर टॉप ड्रेसिंग। उपरिवेशन टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। पौधे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटेशन। रोपाई को क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन, है ना। पौधे की रोपाई पौधशाला से पौध निकालने के 2-3 दिन पूर्व हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। क्यों करना चाहिए हल्की सिंचाई? जिससे क्या होगा? 2-3 दिन पूर्व हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे पौधे सरलता से बिना जड़ों की क्षति के उखाड़े जा सके। मतलब उनको उखाड़ने के लिए क्या मिट्टी मुलायम हो जाएगी, जब उखाड़ेंगे इसलिए देते हैं पानी, ताकि पौधे सरलता से बिना जड़ों की क्षति के उखाड़े जा सकें। लंबे बैंगन की किस्मों में पंक्तियों व पौधों की दूरी क्रमशः 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर और गोल बैंगन की किस्मों में क्रमशः 75 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर रखें। नेक्स्ट आएगा सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई मतलब क्या होता है? इरिगेशन, जो हम जल देते हैं, और जल निकास मतलब प्रॉपर उसका जल निकलने का जो मार्ग होता है उसको बोलते हैं जल निकास। आमतौर पर गर्मियों
प्रति सप्ताह और सर्दियों में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना उचित रहता है। प्रायः वर्षा ऋतु की फसल को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः वर्षा ऋतु की फसल को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि काफी लंबी अवधि तक वर्षा न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि काफी लंबी अवधि तक वर्षा न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। बैगन की फसल की सिंचाई करने हेतु बूंद बूंद छिड़काव सिंचाई, बूंद के बीच में डैश, बूंद छिड़काव सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन बैगन की खेती तो इसमें कौन सा इरिगेशन सिस्टम है? ड्रिप इरिगेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, पाइपलाइन उसमें से क्या जो पानी देते हैं, जो पाइप के थ्रू क्या है जल निकलता है, बूंद से निकलता है। ठीक है, उसमें क्या है जल जितना यूज होना होता है उतना यूज होता है, बर्बाद भी नहीं होता है। ठीक है, बूंद छिड़काव सिंचाई उत्तम रहती है। कभी कभी वर्षा ऋतु में, नेक्स्ट लाइन से लिखना, कभी कभी वर्षा ऋतु में, ये जल निकासी के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण खेत में आवश्यकता से अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो उस फालतू पानी को, उस व्यर्थ पानी को तुरंत निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा पौधे पीले पड़कर मर जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे टॉपिक फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा के अंदर दो हेडिंग रहेंगी, एक रहेगा खरपतवार नियंत्रण और दूसरा रहेगा कीट नियंत्रण, है ना। तो पहली हेडिंग है खरपतवार नियंत्रण फसल सुरक्षा के अंदर, उसके अंदर लिखेंगे बैगन के पौधों की फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी फसल सुरक्षा, उसके अंदर दो हेडिंग है खरपतवार नियंत्रण और दूसरी कीट नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण में आप लिखेंगे बैगन के पौधों की बढ़वार धीमी गति से होती है, इसलिए खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, अतः
पौधों की प्रारंभिक बढ़वार के समय हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मतलब जब उनकी ग्रोथ होती है, शुरुआत जब बढ़ोतरी होती है उनकी, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? हल्की निराई गुड़ाई वहां पर करना चाहिए। ठीक है। खरपतवार नियंत्रण हेतु काली पॉलीथीन की चादरें पलवार के रूप में बिछाना भी उपयोगी पाया गया है। ऐसा करने से सर पेन है? पेन कौन सी चीज? ऐसा करने से फसल की बढ़वार में वृद्धि होती है। साथ ही फसल जल्दी तैयार होती है। साथ ही जो फसल होती है हमारी क्या होती है? जल्दी से तैयार हो जाती है और उपज में भी वृद्धि हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशी जैसे फ्लोक्लोरालेन का उपयोग भी किया जा सकता है। जिसका छिड़काव करने से खरपतवारों का नियंत्रण अच्छा हो जाता है। क्लियर ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखी कीट मतलब क्या होता है पता है? कीट मतलब इंसेक्ट्स। कीट के नाम लिखना है आपको। एपिलेक्ना बीटल, होना चाहिए यानी कि स्टेम बोरर, हरा तेना, हरा
इसको बोलते हैं जैसिड। नेक्स्ट होता है लाल माइन। नेक्स्ट हेडिंग है रोग। लाएगा आपका आर्द्र विकलन। आर्द्र विकलन इसके बारे में देखेंगे। ये है रोग, Pythium epidermidum, यह रोग Pythium epidermidum। Pythium epidermidum, Pythium epidermidum नामक फफूंदी के कारण होता है। यह रोग पौधशाला में Pythium epidermidum, Pythium epidermidum नामक फफूंदी के कारण होता है। यह रोग पौधशाला में उगे रोगों पर लगता है। उगे रोगों पर लगता है। जिन पौधों में ये रोग लगता है, जिन पौधों में यह रोग लगता है, वे भूस्तर के बीच में डैश, भूस्तर पर ही गलने लगते हैं। पौधशाला में पौधों का मुरझाना, एवं सूख जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट लोग लिखेंगे फोमोप्सिस झुलसा, यानी कि फोमोप्सिस ब्लाइंड। राइटिंग तो आ रही है समझ में। फोमोप्सिस झुलसा, इंग्लिश में बोलते हैं फोमोप्सिस ब्लाइंड। इंग्लिश में लिखवा दें, इंग्लिश में लिख लो ये सब। चलो फोमोप्सिस ब्लाइंड लिखते जाओ। इंग्लिश मीडियम किस का था सर? फोमोप्सिस ब्लाइंड, ठीक है। फोमोप्सिस ब्लाइंड, इसके बारे में यह रोग फोमोप्सिस वैक्सेंस, यह रोग फोमोप्सिस की स्पेलिंग यही रहेगी, उसमें इंग्लिश में वैक्सेंस।
वैक्सीन्स वैक्सीन्स नामक फफूंदी के कारण होता है, नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग से पत्तियों पर छोटे छोटे के बीच में डैश, इस रोग से पत्तियों पर छोटे छोटे गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं, गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं। अनियमित आकार के काले धब्बे पत्तियों के किनारों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और हवा चलने पर गिर जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो, फलों की तोड़ाई। जब फल पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं, कोमल हो, उनमें रंग भी आ जाए, तब उन्हें तोड़ लेना चाहिए। फलों को देरी से तोड़ने पर फल कठोर हो जाते हैं। उनमें बीज भी पक जाते हैं। फलों का रंग पीला पड़ जाता है। आमतौर पर फूल लगने के लगभग 8-10 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, उपज यानी कि क्या होता है उपज, ईल्ड कितना उसमें से निकलता है। बैगन की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, कौमा बैगन की किस्म और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल उपज मिलती है। 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितनी निकलती है, 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर क्विंटल उपज मिल जाती है। कौमा जबकि संकर किस्मों से 600 क्विंटल
600 क्विंटल तक उपज मिल जाती है, 600 क्विंटल तक उपज मिल जाती है, 600 क्विंटल तक उपज मिल जाती है। देख लिया, ये आपका फिनिश हो गया बैगन की पूरी साइंटिफिक खेती, वैज्ञानिक खेती का वर्णन। जैसे पेपर में आता है लिखिए सवाल आ गया वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए, तो आप लिखेंगे इसके पहले ये लिखेंगे, उसकी किस्में लिखेंगे, जलवायु लिखेंगे, मृदा लिखेंगे, जल निकासी के बारे में लिखेंगे, उसके कौन कौन से रोग होते हैं वो लिखाएं वो लिखेंगे, और उसमें क्या क्या जल तो खाद पानी क्या देते हैं, स्पेसिंग कितनी होती है और उपज कितनी होती है, जब जाके लिखेंगे 15 नंबर का एक सवाल बनता है। ठीक है, कल हमने आपको टमाटर बताया था, आज बैगन का बताया। इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है?